जंगल में पहुंचकर उसने एक घने पेड़ को चुना और जैसे ही उस पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, तभी उसने झाड़ियों में से एक कराहने की आवाज सुनी। ध्यान से देखने पर उसने घायल बंदर को दर्द से तड़िड़हाते हुए देखा। हे भगवान, बाप रे, इस बेचारे बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का छोटा सा हाथ खून से लथपथ है। ओह हो। गांव में फिर से खुशी और समृद्धि लौटने लगी, लेकिन यह सब देखकर जमींदार दुर्जन सिंह के चेहरे पर उदासी और गुस्सा छा गया। उसने अपने साथी कालू से बात की। खून जमीन पर गिरे, ऐसा मारना साले को कि सबके दिल में डर उतर जाए। जा कालू, जयराम को मिटा दे, जा। धैर्यपुर राज्य के एक छोटे से लेकिन अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाने जाने वाले गांव में जयराम नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सुजाता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहता था। एक दोपहर जब सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, वे खेत की मेड़ पर बैठकर भविष्य की सुनहरी फसलों के सपने देख रहे थे। देखना जी, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ सुजाता, क्योंकि मेरी प्रार्थनाओं के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी अथक मेहनत का पसीना भी शामिल है। तुम सच में इस गांव के सबसे मेहनती किसान हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद जब सूरज ढलने लगा, दोनों पति पत्नी घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर सुजाता ने एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। अरे, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं और चूल्हा जलाने के लिए भी थोड़ी ही बची हैं। अरे चिंता मत करो मेरी प्यारी पत्नी, मैं कल सुबह सबसे पहले शांतिवन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा। तुम बस स्वादिष्ट भोजन की तैयारी रखना, ठीक है ना? मैं ताजी लकड़ियां ले आऊंगा। चलो अब रात हो रही है। अगली सुबह जयराम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर लकड़ियां काटने के लिए शांतिवन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने एक घने पेड़ को चुना और जैसे ही उस पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, तभी उसने झाड़ियों में से एक कराहने की आवाज सुनी। ध्यान से देखने पर उसने घायल बंदर को दर्द से तड़िड़हाते हुए देखा। हे भगवान, बाप रे, इस बेचारे बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का छोटा सा हाथ खून से लथपथ है। ओह हो। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है मेरे दोस्त। फिलहाल तो तेरे हाथ में गहरा घाव दिख रहा है जिससे खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड्डी ढह रहा है ना, बाप रे, मुझे लग रहा है तकलीफ तो कहीं और भी गहरी है। उसी समय अचानक वहां एक शांत और तेजस्वी साधु प्रकट हुए।
उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। कौन हो तुम वत्स, और इस घायल प्राणी से इतनी आत्मीयता से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज। मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। तभी मैंने इस घायल बंदर को देखा और इसकी पीड़ा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और भी तकलीफ है, शायद अंदरूनी चोट है। वत्स, संसार में बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इतनी गहरी इंसानियत होती है। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर बह रहा है। रुको रुको, ओम ओम। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक मंत्र पढ़ने लगे। अचानक उस स्थान पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। रंग बिरंगी किरणें बंदर के जख्म को छूती हुई महसूस हुईं और देखते ही देखते वह घाव पूरी तरह से भर गया। बंदर ने आश्चर्य से अपने हाथ को देखा। साधु ने अपनी आंखें खोली। देखो वत्स, अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी असली तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु रहस्यमय ढंग से वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंदर धीरे धीरे उठकर खड़ी दाता हो गया। थोड़ा लदखदाया, लेकिन फिर स्थिर हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब यह पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। एक विशालकाय शेर ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया था जब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। शेर का पंजा मेरे हाथ में बुरी तरह से लग गया और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं डर के मारे पेड़ को ठीक से पकड़ नहीं पाया और जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी, जैसे मेरी हड्डी ही टूट गई हो। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? क्या यह कोई सपना है? नहीं, यह कोई सपना नहीं है। जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर अचानक बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह अद्भुत चमत्कार उस दयालु साधु बाबा ने ही किया है। हाँ, ये तो सच में अविश्वसनीय है। अच्छा ये बताओ, अब तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम मेरे घर पर चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूं। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूं, तो मैं अपने बंदर साथियों से तो अब बिल्कुल अलग हो गया हूं ना। क्या करूंगा मैं उन उछल कूद करने वाले बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के, तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? तुम बद्धे मजे की बातें करते हो मेरे दोस्त। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से मोती कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, मोती बहुत अच्छा नाम है। चलो चलो, घर चलते हैं। अरे, यह जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? घर पहुंचकर जयराम ने सुजाता को सारी कहानी सुनाई। जंगल में घायल बंदर से मुलाकात, साधु का चमत्कार और मोती की बोलने की शक्ति के बारे में सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। और यह सच में इंसानों की तरह बोल सकता है? हाँ सुजाता, ये बिल्कुल सच है। तुम स्वयं इससे पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोती है भाभी जी। जयराम भैया ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उनका साथी हूँ। सिर्फ साथी नहीं सुजाता, अब तो यह हमारे परिवार का एक हिस्सा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोती की मौजूदगी ने घर में एक नई ऊर्जा और खुशी भर दी थी। धीरे धीरे मोती सुजाता के घर के कामों में भी हाथ बंटाने लगा। कभी पानी भरकर लाता तो कभी सब्जियों को धोने में मदद करता। वह जयराम का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन मोती ने खेत के काम में अपनी गहरी रुचि दिखाई।
जयराम, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी खेत के काम सीखने हैं। अरे मोती, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, धूप में तपना पड़ता है। क्या करोगे तुम वहां पे? अरे क्या करूंगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा और क्या। क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? मैं सब सीख जाऊंगा। हाँ, बस डर यह है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया, ना तो वो न जाने क्या समझेंगे, कहीं डर न जाए। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे? क्या बताओ। देखो मोती, मैं दुनिया को जानता हूं, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। कुछ लोग डरेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ शक करेंगे। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूं। अगले दिन जयराम मोती को साथ लेकर खेत चला गया। अपनी फुर्ती और समझदारी से कुछ ही दिनों में मोती ने खेती की हर बारीकी सीख ली। अब वह सचमुच जयराम का एक सच्चा मददगार बन गया था। जयराम, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी और चिपचिपी लग रही है, इसमें पानी की कमी है। मोती, अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। मोती की बात अब गांव में फैलने लगी थी और यह बात आखिरकार पहुंची जमींदार दुर्जन सिंह के कानों तक। क्या जयराम के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ जमींदार साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह बंदर बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करता है और जयराम के साथ खेत में काम भी करता है। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए। दूर दूर से लोग उसे देखने आएंगे और उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब, यह तो सोने की खान साबित हो सकता है। जमींदार की हंसी कुछ देर तक गूंजती रही, फिर अचानक वह गंभीर हो गया। लेकिन इस जयराम की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब किसान तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं और उनकी जमीन धीरे धीरे मेरी होती जा रही है, पर यह ससुरा जयराम ये कभी मेरे आगे झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है और हर साल अच्छी फसल उगाता है। हाँ जमींदार साहब, सुना है उस जमीन में तो बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है कालू। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन यह खेत मेरा होगा और जयराम मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा, कभी धूप तो कभी छांव, कभी खुशी तो कभी गम। एक दिन जब जयराम और मोती खेत से घर लौटे तो उन्होंने आंगन में बैठी सुजाता को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसे लगातार खांसी आ रही थी। दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। अरे सुजाता, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? तुम्हें कब से हो रही है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है। पहले तो हल्की थी, लेकिन अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। रात भर सो भी नहीं पाती। सुजाता, इसे नजरअंदाज मत करो, मैं अभी गांव के वैद्य जी को बुलाता हूँ। जयराम ने बिना देर किए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने सुजाता को ध्यान से देखा। जयराम, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। इसके लक्षण साधारण खांसी जैसे नहीं हैं। अगर समय पर सही इलाज ना मिला तो यह जानलेवा भी हो सकती है। हाँ, नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब लगा दूंगा, लेकिन मेरी सुजाता को ठीक कर दीजिए। उस दिन से जयराम का सारा ध्यान और थोड़ा बहुत जो भी धन बचा था अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए, दवाइयां चलती रहीं, लेकिन सुजाता की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे जयराम की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक शाम जयराम घर पर अकेला बैठा था।
चिंता और निराशा से घिरा हुआ। ऐसे उदास मत बैठिए, मुझे विश्वास है मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। आप हिम्मत मत हारिए। ऐसा मत कहो सुजाता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा? तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो अगले फसल के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। जयराम सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी मोती तेजी से दौड़ता हुआ आया। जयराम, हिम्मत मत हारो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। तुम्हारे 2 भाई इसी गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? शायद उनके पास कुछ पैसे हों। जयराम को यह बात ठीक लगी। निराशा में डूबे हुए भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसी शाम जयराम मोती को साथ लेकर अपने बड़े भाई वीरेंद्र के बर्थडे से घर के दरवाजे पर पहुंचा। ओ हो, अरे जयराम, आज हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? क्या सब ठीक है? भैया, सुजाता की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ भी कमाया था सब उसके इलाज में लग गया। अब हमें कुछ धन की सख्त जरूरत है भैया। अगली फसल के लिए बीज भी खरीदने हैं। तुम तो जानते हो इस बार मेरी फसल भी कुछ खास अच्छी नहीं हुई। मौसम ने धोखा दे दिया। अब खुद मुझे भी साहूकार से उधारी लेनी पड़ रही है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? जाओ अपना काम देखो। जयराम कुछ नहीं बोला। उसका सिर शर्म से झुक गया। मोती ने वीरेंद्र की ओर गुस्से से देखा, लेकिन जयराम ने उसे शांत रहने का इशारा किया और वे दोनों सिर झुकाकर बाहर निकल आए। अरे वो झूठ बोल रहा था जयराम। मैंने उसके चेहरे को देखा है। उसके पास ढेर सारा धन है, वो बस देना ही नहीं चाहता था। कितना निर्दयी है वो। हाँ जानता हूं रे मोती, पर चलो, एक और भाई है करमचंद, शायद वह हमारी मदद करे। चलो। अब दोनों करमचंद के घर पहुंचे। करमचंद ने दरवाजा खोला और जयराम को देखकर और भी ज्यादा चौंक गया। ओह जयराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? क्या कोई विशेष काम है? भैया, मेरी पत्नी सुजाता बहुत बीमार है। उसका इलाज चल रहा है और अब मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं बचा है। मुझे थोड़ा सा धन चाहिए भैया, उसके इलाज के लिए और अगली फसल के लिए बीज खरीदने के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच क्यों नहीं देता? मेरे पास कोई धन का पेड़ा लगा है क्या जो तुम मांगने चले आए? हमेशा मांगने ही आते हो। और पिछली बार जो मैंने तुमसे कर्ज लिया था वह कब लौटाओगे? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और वीरेंद्र भैया ने मिलकर मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। पिताजी ने मुझे 6 बीघा जमीन दी थी, लेकिन मुझे बस 2 ही बीघा मिली है। बाकी 4 बीघा कहां गई? 2 बीघा? अरे निकल जा यहां से, मेरे सामने से दफा हो जा। अगर कर्ज लेना है तो उस जमींदार दुर्जन सिंह के पास जा, वही देगा तुझे कर्ज। ब्याज के साथ तेरी जमीन भी हडड्याप लेगा। मुंह उठा के चले यहां से, भाग यहां से। कैसे भाई हैं तुम्हारे जयराम? एक भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार नहीं है। ये देखकर मेरा खून खौल रहा है। हाँ मोती, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, स्वार्थी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। जब तक उनका मतलब सदता है तभी तक मीठी बातें करते हैं। तो अब क्या करोगे? क्या उस निर्दयी जमींदार के पास जाओगे? हाँ मोती, मजबूरी है। मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर अपने भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? मेरी सुजाता की जान खतरे में है। अगले दिन भारी मन और निराश कदमों के साथ जयराम और मोती जमींदार दुर्जन सिंह की हवेली में जा पहुंचे।
जयराम को उम्मीद बहुत कम थी, मगर अपनी पत्नी के जीवन की खातिर उसने खुद को उस नीच व्यक्ति के सामने झुकने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था कालू, मैंने कहा था ना, जयराम एक ना एक दिन चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए, समझे? ए बदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है। हाँ भैया जयराम, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताएं? आपको तो सब पता है मालिक, मेरी पत्नी बीमार है और सारा धन उसके इलाज में चला गया। अब कुछ धन की आवश्यकता है ताकि मैं उसका इलाज जारी रख सकूं। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज होगा पूरे 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। मेरे पास अब कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो थोड़े बहुत सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास वो 2 बीघा जमीन तो है, उसी को गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया, मंजूर है? जयराम गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बढ़ी थी। अरे यह तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। इतना भारी ब्याज, ऐसे तो जयराम कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। हे जयराम, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहां से। ये बहुत जुबान चलाता है, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर। चुप कर बदतमीज बंदर। जयराम चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। मोती, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। जयराम अनिच्छा से मोती के साथ हवेली से बाहर चला गया। हवेली के भीतर दुर्जन सिंह और कालू गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, जयराम तो हाथ से निकल दिया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? जयराम मोती के साथ घर पर आ पहुंचा। मोती तुरंत वहां से कहीं चला गया। शाम तक मोती लौटकर नहीं आया। जयराम और सुजाता की चिंता बढ़ने लगी। मोती अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया?